डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। इतने धूप में, इतने गर्मी में आज हम बैठे हैं क्या सोचकर। न यहाँ से राशन मिलेगा, न यहाँ से नौकरी मिलेगा, न कोई आश्वासन मिलेगा। हमारे समाज का भी नहीं है, हमारे गांव का भी नहीं, हमारे प्रदेश का भी नहीं है, कोई पार्टी का भी नहीं, लेकिन बैठे हैं। और वो समाज बैठा है आज जिसको लोग गरीब, अशिक्षित और असभ्य कहते, तो आज बैठ के देश के संविधान के रचयिता, इस देश को वैधानिक और संवैधानिक रूप में पिरोने वाला और लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक दिशा देने वाले उस महामानव को याद करते हुए बैठे इस धूप में, तो कुछ तो बात होगी। भीमराव जी अम्बेडकर, जिसको हम प्यार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या अम्बेडकर जी को जो पुकारते हैं, एक ऐसा शख्स इतिहास का, इस भारत देश का, जिसको हर आदमी आज पहचानता है। उन्होंने क्या दिया, कहने पे बोलते नहीं बनता, लेकिन सबको पता है इस देश में जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत आज आदिवासियों को पढ़ने लिखने का छूट मिला, अधिकार मिला, उसमें कहीं ना कहीं महान हस्ती का हाथ है। इस कार्यक्रम में पधारे आप सभी मातृ शक्तियों को मेरा प्रणाम जोहार, सभी सियार को मेरा प्रणाम जोहार। मंच पर आदरणीय कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री पी एस रावटे जी, प्रदेश के संयुक्त सचिव श्री महेश रावटे जी, जनपद अध्यक्ष आदरणीय दीदी चंद्रप्रभा भगत जी, उरांव समाज के धार्मिक धर्माचार्य भैया परमेश्वर भगत जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और जो लगे हुए थे दिन रात कैसे इस प्रोग्राम को सफल करें, ऐसे हमारे युवा विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई विनय प्रकाश एक्का जी, कुंदन पन्ना भाई, राजेश पैदरा जी, ओम प्रकाश जी, युवराज भाई और बेहतरीन संचालन करके वाटर है। आज हम आएंगे, हम रायपुर से आए, रात भर चल के आए, दिन भर चल के आए, कुछ बोले अच्छा लगे, कान को सुनाई देगा, मन को आनंद आएगा। यहाँ कोई भक्ति पाठ या कीर्तन नहीं होने वाला, न मोक्ष मार्ग बताने वाला। अगर इतने धूप में बैठे हैं तो कुछ न कुछ ऐसी बात जानिए कि ऐसी क्या बात है, इस देश के मूल निवासी, इस देश के देशज और देश बनने से पहले के यहाँ के निवासी आज अशिक्षित, असभ्य और पिछड़ा कहलाते। ऐसा क्या हुआ कि जी हम इस देश में राजा थे, हमारे लिए अधिकारियों की सूची बनानी पड़ी, हमें आरक्षण का लाभ देने का प्रयास किया गया, क्यों हुआ? क्या हम दूसरे जगह से आके बसे हैं? बसे हैं क्या? हम यहाँ के राजा रहे ना, मध्य भारत में गोंड राजा, आगे भील राजा और यहाँ पर रांची में उरांव राजा। तो हम लोग गरीब और शिक्षित कब हुए भाई? किसने संविधान के परिभाषा में हमको गरीब और शिक्षित डाल दिया? आक्रांतकारी बाहर से आए, हमारे ऊपर राज किए, अंग्रेज बाहर से आए, हमारे ऊपर राज किए। और आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे लगता नहीं है कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फ्रॉम द पीपुल है। ऐसे लगता है कि वोट हमारा और आज किसी और को माफ करता है। लगता है कि लगता है? लगता है ना? क्या धान दिल्ली में उगता है, महुआ दिल्ली में गिरता है, वनोपज दिल्ली में होता है, कोयला दिल्ली में मिलता है। अरे वोट मेरा, संपदा मेरा, जन मेरा, जनता मेरा, लोकतंत्र के व्यवस्था में बहुमत मेरा, तो सरकार दूसरा कौन चला रहा है? कभी चिंतन किए? ये तो भाव की बात है। और इस देश के संविधान में आर्टिकल 342 में हमारी ऐतिहासिक विवरण और हमारी जातिगत निर्धारण है। किसी जात का नहीं है उसमें, जो वर्णों की बात करते हैं कहीं नहीं लिखा है, लेकिन देश के संविधान का आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा है, उनकी सुरक्षा है, उनकी व्यवस्था। आर्टिकल 14 में हमारे लिए व्यवस्था है, आर्टिकल 15(4) में सामाजिकतम व्यवस्था है, आर्टिकल 16(4) में हमारे लिए व्यवस्था है और आर्टिकल 19 तो उसके ऊपर है।
क्या बोलता आर्टिकल 19? गुणीजन्य परंपरा विधि का फल रखता है। हम घर में क्या करते हैं, शादी कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, ये हमारी गुणीजन्य परंपरा है। इसके लिए किसी की अनुमति, किसी की सहमति, किसी की अभिमत की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इस देश ने हमेशा देशज लोगों को ठगा है, क्योंकि उनको राज करना है, शोषण करना है। लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश बनने के पहले और बनने के बाद सर्ववादी समाज के बैनर से हम लड़ते रहे हैं। 2001 में राज्य बनने के बाद जनसंख्या अनुरूप 32% मिलना था, लेकिन 12 साल तक हमारा 12% आरक्षण सरकार ने रोक दिया। नतीजा, लाखों लोगों की नौकरी चली गई। आज वो नौकरी में आपकी बेटी, आपकी बहू, आपका बेटा, आपका मौसी, आपकी बुआ, आपका नाती होता, तो लगभग 2 से 5 लाख नौकरी, मतलब 5 लाख आदिवासी परिवार आज आर्थिक संपन्न और सामाजिक रूप से सुदृढ़ है। ये जो भावना है, आप थोड़ा सा जंगल में जाके पत्ता तोड़ लो, गांव के गांव को फॉरेस्ट एक्ट में अंदर कर देंगे और 12% जिसने संविधान का उल्लंघन किया उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई क्या? लेकिन हम आंदोलन किए ना, पत्थर गांव बंद किए थे। और रायपुर में कौन कौन गया था 2012 में, इस पे लाठीचार्ज हुआ था, आपको क्या याद में से कोई? जेल जाना पड़ा तब हमको अधिकार मिला। तो ऐसा लगता नहीं कि हम आजाद भारत में आज भी आजादी की सांस ले पा रहे हैं। और भारत किसका है? भारत किसका है? क्योंकि हमको कहीं ला के बसाया नहीं गया है, हमको कहीं ला के यहाँ पर डाला नहीं गया है, हम कहीं से आए नहीं है। भारत बनने के पहले से, देश आजादी के पहले से हम राजा थे और यहाँ के मूल निवासी। चंद अधिकारी आके हमको अधिकार सिखा जाते हैं, कोई वर्दी का रौब दिखा जाता है। अभी तो एक बात सुनने का आया, मेरे प्रदेश के उपाध्यक्ष विजय प्रकाश एक्का को यहाँ का कलेक्टर ISI का एजेंट बता रहा है। कलेक्टर साहब, ये जिला है बोल के आप कलेक्टर हैं, अगर जिला नहीं होता तो आपको कलेक्टर भी नहीं मिलता। और एक गंभीर अपराध, हम चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखेंगे कि आपने कैसे सोच लिया, एक मेरे उपाध्यक्ष को ISI के बता दिया। इतना कमजोर समझ जब था तो किसी राजनीतिक पार्टी के आदमी को दिखाओ, कालर खींच के मारेंगे आपको। आदिवासी इस राज्य दिखता है आपको, यहाँ 70% जनसंख्या आदिवासियों का है और हमें किसी ने बसाया नहीं है, किसी भीख की जरूरत नहीं है हमको। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तेंदू 4 महुआ खा के भी जी सकते हैं। जीते नहीं जीते हैं? अरे कितने को लंजर मिलेगा, उसको जिंदा नहीं है हम लोग। क्या सरकार ने चावल दिए तभी जिंदा है क्या? सरकार ने पढ़ी तभी जिंदा है क्या? इसकी बात करते हैं लोग। बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं सरकारों का कि हमने महुआ खरीदा, हमने धान दिया, अपने बाप के हाथ से लाके दिया है तो हमारा। जब देखो एयरपोर्ट में उतरती है, आपको सामने जाएगा, एक छोटी सी बच्ची से खड़ी है, एक किसान दान निकाल खड़ा है, एक महिला खड़ी है और मुख्यमंत्री दान कर रहे हैं। ये घमंड है राजनीतिक पार्टियों में, ये अहंकार है नेताओं में कि हमें आज भी गरीब, अशिक्षित और भिखारी बना के छोड़ दिया। 2 पैसा चंदा, 2 पैसा इस गलत साहब कह देते हैं, उनको लगता है खरीद लिए और हम मान भी लेते हैं। 2012 में आंदोलन करके जेल जाके लाठी खा के आरक्षण पाए थे, जो संवैधानिक था। मतलब संविधान में लिखे हुए आर्टिकल को लेने के लिए भी हमको लड़ना पड़ता है। और आज क्या है आपको प्रतिशत? 32। आरक्षण कितना मिल रहा है आपको? आरक्षण कितना मिल रहा है आप लोग को? इसलिए बोला क्यों बैठे धूप में, पहले जान। मैं भी कोई राशन पानी बांट के नहीं जाऊंगा यहाँ पर, लेकिन आपको वो चीज देके जाऊंगा कि उसके बाद न SDA, न तहसीलदार, न TIA को धमका सकता है। आपको अधिकार, आपका मूल अधिकार, लोगों ने अपने अधिकार के लिए संकल्प लिया है कि हमारे अधिकार का शोषण कौन कर रहा है।
पार्टियों के पास बाद में जाए। अरे यहाँ का विधायक सरकार कोई है, आदिवासी होगा ना, होगा नहीं होगा? वो कितना हमारा चिंतन किया। हम काहे धूप में रैली निकाले, हम काहे चक्का जाम करते हैं। अरे मिलना तो विधानसभा में और एक सरकार में 30 विधायक है। जिस दिन एक साथ चाय पे बैठ जाए ना, सारी मांग पूरी होगा। तो पहले गुलाम तो हमारे विधायक और मुख्यमंत्री। बेमेतरे के छोटे से कांड में मुख्यमंत्री ने संवेदना दिखाया, 10 लाख रुपए और एक को नौकरी दिया। लेकिन सिलगर में निर्दोष ग्रामीणों को गोली से भून दिया गया। 2 साल हो गया, पूरे प्रदेश में आंदोलन किए, शायद आपके मुख्यमंत्री आंदोलन था, लेकिन आज तक उनको मुआवजा क्या, इंसानियत के नाम से उनके ऊपर हुए अत्याचार का कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे अनगिनत उदाहरण है। भारत माला का निर्माण कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं बनाइए, इसके लिए कर रहे हैं। अगर मेरा जमीन मेरा मकान छिन गया तो मैं रोड में क्या बैठ के खाना खाऊंगा? तो विकास का मतलब तब होता है जब विकास मेरे लिए हो। अगर वो विकास मेरे सर्वनाश के लिए, तो हम इसका हाथ को खड़ा कीजिए, हम इसका हर वो विकास नीति जिसमें हमारा विनाश होगा, हम उसका थोड़ा कम लागत हो सकता के लिए डर जाओ, लेकिन मिल के अगर 10 रहोगे तो 20 को खिलाफत करोगे, और मिल के अगर 5000 हो तो सरकार खिलाफत करोगे। और सरकार किसकी है? किसने बनाया? आपने वोट बंद किया, यही धोखे में गया, आपने वोट बंद किया। एसडीएम के ऑफिस को घुस के दिखा दो, कलेक्टर से मिलकर दिखा दो, नेतागिरी करते बोलते हैं, तो भाई जनता का सेवक क्या करेगा? आप मौका मत दीजिए। बिरहोर और कोरवा जनजाति के लिए पिछले 50 साल से लाखों रुपया का प्रयोग बनता है, बेचारों की जनसंख्या कम होना चाहिए। मैं माफी मांगता हूँ देश के सरकारों से, हमारा विकास करना बंद कर दो भैया। 75 साल में इतना विकास किए कि राजा से हम फकीर हो गए, आदिवासी से हम दलित हो गए, और राजा से हम आरक्षित हो गए। क्या ऐसी विकास चाहिए आपको? क्या संविधान इसलिए बना है? अभी जब भारत का बजट बना तो दिल्ली से फोन आया मेरे पास, जनाब बंसी जी 22,000 करोड़ का बजट बना है, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोला बजट पहली बार बड़े बना है। मैं ये पूछता हूँ कि पुराने बजट का एलोकेशन कितना था और वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, आप बता दोगे? मैं ताली नहीं और तारीफ नहीं, मैं माला लेकर पहनाने आ जाऊंगा। जितना पैसा आजादी के बाद हर साल बजट का आवंटित होता है, वो पैसा अगर इकट्ठा कर लें तो सभी आदिवासी आदमी के घर में एक कार खड़ा हो जाएगा। क्या खड़ा हो जाएगा? कितना बजट है हमारे, और हम अभी क्या है? बेकार। यहाँ का 23% लोहा देश को जाता है, यहाँ का 21% कोयला देश को जाता है, यहाँ का 22% वनोपज देश को जाता है। आप गूगल खोल के देखिए, 100% टीन जिससे आयुध का निर्माण होता है अकेला बस्तर से जाता है, बक्साइट 16% जाता है। और ये सब कहाँ? रायपुर में है क्या? सरगुजा, बस्तर, कोरबा और जगदलपुर में। ये किसका जमीन है? आज हमारे बाप का जमीन है। और इत्तेफाक से देश के संविधान ने 1935 से आजादी को मिला, 1935 से वो शेड्यूल ले लिया है, जहाँ पर 1 इंच जमीन भी सरकार का नहीं, आदिवासियों का जरूरी देने परंपरा से संचालित होगा। अगर उसकी ईमानदारी से रॉयल्टी निकाल दे तो मैं दावा करता हूँ कि सभी आदिवासियों के घर के आंगन को खड़ा कर लो, एक हेलीकॉप्टर अवश्य आ जाएगा। एक हेलीकॉप्टर कितना राशि है? 1950 के आसपास से जापान को हम लोहा दे रहे हैं, कहां से? दंतेवाड़ा से। और आज भी वहां के आदमी पानी पीने की तरफ। ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है, ये आपका जन्मजात अधिकार है, न कि
सरकार के नुमाइंदों द्वारा, मंत्रियों द्वारा 1 रुपये किलो चावल, फोकट में पढ़ाई, शिक्षक नाम पे प्रमोशन, ये नहीं है, ये आपका अधिकार। सऊदी अरब के शेख नौकरी नहीं करते हैं, वर्ल्ड के टॉप रैंक के इंजीनियर डॉक्टर को अपने यहाँ नौकरी करवाते हैं। तो हम इतने संपदा के मालिक आज गरीब कैसे हो गए? ये परिभाषा को बदलने का काम अकेला विनोद राजवंशी नहीं करेगा, ये आप सबको जानना पड़ेगा। हमको तो पैदा होती बोलते हैं बेटा गरीब घर से हो, पैर में चादर पैर उतने फैलाओ जहाँ तक चादर है, और पता चला घर में चादर ही नहीं है। मैं सम्मानी मंच के मुख्य लोग होता हूँ, अब प्रदेश के लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं लड़ने की। अगर समाज के लिए गोली भी खाना पड़े तो प्रदेश के हम सब तैयार हैं। बस आपको जानना है, अधिकार आपका है, ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है और न हम वोट मांग रहे हैं, लेकिन एक बदलाव जरूरी है। ये तो आज 32 से 20% हुआ, पेशा में जमीन खरीदने का अधिकार कलेक्टर ले गया, कल को रातों रात आपका जमीन बिक जाएगा, आपके हिस्से का मकान बिक जाएगा, आपके हिस्से का सुविधा बिक जाएगी, और आपको आपकी किस्मत के भरोसे छोड़ देंगे, और तब भी हम कहेंगे हमारी किस्मत में कितना ही लिखा था। इस लड़ाई के लिए हमें एक होना पड़ेगा, और जब एक होने जाते हैं तो 42 टाइप के जनजाति अलग अलग हो जाते हैं। गौड़ समाज में 17 फिरका, छोटे गौड़, बड़े गौड़, चाकर राज गौड़, ये गौड़ वो गौड़, एक नहीं बैठ सकते। हाँ, लेकिन जब राजनीतिक पार्टी में जाना हो तो सब आदिवासी एक हो जाते हैं, होते नहीं होते? अरे यही अभी एक करने बैठ जाओ गौड़ समाज को, तो कोई ये पंथ वाला, कोई वो पंथ वाला, कोई वो पंथ वाला, शुरू लगेगा। आदिवासी देश के संविधान में एक है। 1952 के पहले हमें धार्मिक बंधनकारी नहीं था, हमारा एक अलग धर्म का अलग क्या था? आदिवासी था कि नहीं? हम किससे जाने जाते हैं? हम जाने जाते हैं अपने रूढ़िजन्य परंपरा रीति रिवाज से जाने जाते हैं। देश के संविधान के आर्टिकल 3 लिख लीजिए, अगर किसी को वहां मत लिख लो। देश के संविधान के आर्टिकल 342 में आदिवासियों की परिभाषा स्पष्ट लिखा है, न कि पूजा पद्धति, न कि मंदिर जाने से, न कि चर्च जाने से परिभाषा बनता है। आदिवासियों की परिभाषा उनकी बोली भाषा, उनके रहन सहन, उनके व्यवहार, उनका एक रहने का तरीका इससे बनता है। लोग गुमराह करते हैं, राजनीतिक तौर पे धर्म थोपने का प्रयास करते हैं, ये आदिवासियों की परिभाषा नहीं है। और देश ही नहीं, विश्व का संविधान आदिवासियों के प्रिवेंशन और प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण और संवर्धन के लिए बना है। हम यूएनओ जो देखते हैं ना, विश्व आदिवासी लोग मनाते हैं, हम लोग क्यों मनाते हैं ना, मुझे एक ही रहता है आदिवासियों का संरक्षण और संवर्धन। मत अनेक हो सकते हैं, लेकिन हमारा अधिकार हमेशा एक रहेगा, और जब तक हम एक नहीं रहेंगे अपने अधिकार को हम पा सकेंगे क्या? ये तो 42 जनजाति 42 जगह अलग अलग ट्रेन पर डाले बैठ जाए। अब इतने ऊपर जाओ ना, मैं इस जात का, मैं उस जात का, मैं उस जात का। आज कैसे बैठे हम लोग? एक आदिवासी बन के बैठे, मैं बस्तर का, आप समतरी का, आप कांकेर का, कोई जसपुर का, कोई रायगढ़ का, आज एक हो गए ना। अनेक जातियां होंगे, उरांव, कंवर, गोड़, खड़िया, आज एक हो गए। किसके लिए? सम्मान की बात, क्योंकि अधिकार की बात हो रही है, क्योंकि अपने सम्मान की बात हो रही है। और अगर सम्मान और अधिकार को लेना है तो अपनी रीति रिवाज परंपराओं को जीवंत करना होगा। मेरे समझ से चेतावनी है वो राजनीतिक लोगों से भी और अधिकारी लोगों से भी। आप अधिकारी जन सेवा के लिए बनते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट आप पे लागू होता है। और एक सबसे बड़ा अधिकार इस देश ने जो आदिवासियों को दिया है 1989 अत्याचार निवारण अधिनियम। दुर्भावना से अगर कोई भी आपके तरफ देखा उसमें भी एट्रोसिटी एक्ट है। और मेरा भाई, आपको जो कलेक्टर ने कहा ISI एजेंट, उस पर तो मिथ्या आरोप, मनगढ़ंत कहानी रखना, वो भले कलेक्टर होगा, लेकिन अगर एक बार चिट्ठी आयोग में चला गया ना तो मित्तर साहब को सोचना पड़ जाएगा। इस दुर्भावना से बोल रहे
अगर मेरे प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए इतना दुर्भावना, तो आप लोग क्या बख्शेगा? वो बख्शेगा क्या? समाज के लिए काम कर रहा है, इस प्रोग्राम के लिए काम कर रहा है, ऐसा गंदा सब। और दावा करता हूं मैं चीफ सेक्रेटरी का पत्र लिख के रहूंगा, अधिकार सबके लिए सुरक्षित है और सम्मान सबका जरूरी है। और अगर इस देश का मूल निवासी आदिवासी है तो अधिकारियों के भी सहम की बात करना चाहिए, न कि राजनीतिक नेताओं के तल्ले काटना चाहिए। अब हम भी वो शांत गंभीर आदिवासी नहीं रह गए। हमारी इज्जत भी आई तो हम अंग्रेजों से भी लड़े, हमारी संस्कृति भी आई, हम मुगलों को भी लड़े। मुगलों ने लास्ट तक मारा कि आदिवासियों को जीत पाना संभव नहीं है। और अंग्रेजों को कई किताब मिल जाएंगे जहां उसने स्वीकार किया कि आदिवासियों को जीत पाना संभव नहीं है, क्योंकि हम संपत्ति के लिए नहीं लड़ते, हम शासन के लिए लड़ते, हम लड़ते अपने संस्कृति के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपने मान मर्यादा। इस गंभीरता को समझना पड़ेगा। अभी पिछले 5 साल पहले वर्ल्ड लेवल पे बैठक हुआ यूनो में, जिसमें चिंतन किया गया कि देश और विश्व का सबसे बड़ी समस्या क्या है। आप बता पाएंगे क्या है? किसी ने कहा भुखमरी, किसी ने कहा आतंकवाद, किसी ने कहा नारकोटिक्स। आपको क्या लगता है क्या है सबसे बड़ी समस्या? तो बता पाएंगे? विश्व में सारे साइंटिस्ट बैठे, यूनो के लोग बैठे, और विश्व को चिंतन करें सबसे बड़ी समस्या विश्व क्या है, तो कैसे ठीक है। मालूम सबसे समस्या क्या आई? सबसे बड़ा समस्या मार्क्स ने कहा कि धरती गर्म हो रही है। इससे बड़ा समस्या दूसरा नहीं है। भुखमरी को मिटा देंगे, अशिक्षा को बढ़ा लेंगे, आतंकवाद को खत्म कर देंगे, नारकोटिक्स को शासन खड़ा कर देगा, लेकिन धरती जो गर्म हो रही है उसको किस मशीन से ठीक करोगे आप? तो वहां जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट मार्क्स ने कहा कि अगर धरती को गर्म होने से बचाना है तो आपको आदिवासियों की कल्चर को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पेड़ पौधा में देवता देखते हैं, पशु पक्षी में अपना जीव देखते हैं, और प्रकृति को अपना संस्कृति और रिवाज मानते हैं। ये चित्रे के पहले पेड़ नहीं तोड़ते, नवा खाई से पहले अन्न नहीं खाते, और समूह के पहले पेड़ों का उपयोग नहीं करते। इस संस्कृति को जब तक नहीं अपनाओगे, दुनिया का सबसे बड़ा समस्या ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं कर पाओगे। अगर 10 डिग्री ऊपर कहीं टेम्परेचर हुआ, सारा ग्लेशियर पिघल जाएगा, आदमी का स्वरूप बदल जाएगा, पूरे धरती डूब जाएगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक उम्मीद कि हम रायपुर से आए हैं, अपने उम्र के 25 साल हमने लगाए रखते हुए एक चिंगारी उठना चाहिए। तो हमारा युवा नेता विनय प्रकाश एकता को जिस दिन ये कहा गया सुबह उस दिन से रोज में हूँ, शुक्र है कि आज पूर्व केंद्रीय मंत्री निजाम साहब नहीं है, ये तो चेंबर में जाके कलेक्टर के चेंबर में बुलाने की जरूरत है। इसको आपने कहा कि या तो आप सिद्ध करो या तो हम सिद्ध करते हैं कि आदिवासियों के प्रति आप दुर्भावना से करती है, और शायद वो एक्शन ले। इतने छोटा समाज नहीं रहेगा। एक आदेश में आज 84 ब्लॉक के हर ब्लॉकों में हमारा आंदोलन होता है। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी छत्तीसगढ़ में है उससे ज्यादा जनसंख्या और सर्व आदिवासी समाज के सक्रिय सदस्य हैं। राष्ट्रीय पार्टी के सदस्यों से ज्यादा सक्रिय सदस्य हमारे पास है। एक आदेश में चाहे तो छत्तीसगढ़ को बंद करा दे, लेकिन हमारा वो स्वरूप नहीं है। लेकिन मैं आह्वान करता हूं कि मई माह के अंतिम सप्ताह में एक बार फिर अपने 32% पैसा एक ऐसी जो 23 सूत्री मांग जो लगा हुआ है, उन मांगों को लेकर एक बार पूरा छत्तीसगढ़ बंद कराएंगे। कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कराएंगे नहीं कराएंगे? एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, डॉक्टर भीमराव अमर रहे, अम्बेडकर जी अमर रहे। धरती के जिम्मेदारी ठाकुर जी सबसे पहला प्रणाम आप सब का जोहार।